हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये एक ऐसा स्पेक्ट्रोग्राफ है जिससे द्रव्यमान का स्पेक्ट्रम बनाया जा सकता है या द्रव्यमान को किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रेजेंट किया जा सकता है। ये जो स्पेक्ट्रोग्राफ होता है इससे हम इजीली एटॉमिक मासेस यानी कि डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं उनके मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। आइसोटॉप्स की अगर बात करें तो आइसोटॉप्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें या वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं बट उनमें न्यूट्रॉन्स की नंबर जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो एक ही एलिमेंट में कई आइसोटॉप हो सकते हैं, 2, 3, 4 इस तरह के आइसोटॉप्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम बेन ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस भरी हुई होती है, जैसे नियॉन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, इस तरह की कोई भी गैस जो है एलिमेंट हम यहाँ पर ले सकते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। ये एक आयोनाइजेशन चैम्बर होता है जो कि गैस को आयोनाइज करता है, डिस्चार्ज करता है। यहाँ से जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन बीम, उसको अलग अलग स्लिट्स से गुजारा जाता है ताकि ये कॉलीमेट हो जाए और इसको एक वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर एंटर कराया जाता है। ये एक वेलोसिटी सेलेक्टर है। वेलोसिटी सेलेक्टर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, जो भी यहाँ से पॉजिटिव आयंस आएंगे उनकी वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और अगर वो V = E/B इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, जो भी आयंस होते हैं उनकी वेलोसिटी V = E/B होती है, तो वही आयन जो हैं इस चैम्बर से, इस वेलोसिटी सेलेक्टर से पास हो सकते हैं। उसके अलावा जो भी वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको यहाँ से रिमूव किया जा सकता है। इसके बारे में मैं और आगे आपको अभी बताने वाली हूँ। यहाँ से जो पॉजिटिव वेलोसिटी सेलेक्टर से जो पॉजिटिव आयन बीम निकलती है उसको एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर एंटर कराया जाता है। इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर भी एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्रॉस से मैंने परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ये परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में, जो पेन की नॉब है उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है। इस वैक्यूम चैम्बर की एक सरफेस पर एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई होती है जहाँ पर इजीली जो भी मासिव पार्टिकल स्ट्राइक करेगा उसका स्पॉट यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से इसके कंस्ट्रक्शन में डिस्चार्ज ट्यूब होती है, पॉजिटिव आयन बीम निकलती है, पॉजिटिव आयन बीम को वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर एंटर कराया जाता है। वहाँ से पॉजिटिव आयन, जो भी सेलेक्टेड वेलोसिटी वाले पॉजिटिव आयंस होते हैं वो एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं हम वेलोसिटी सेलेक्टर की। यहाँ पर आप वेलोसिटी सेलेक्टर को, इस वेलोसिटी सेलेक्टर वाले पार्ट को मैंने एक्सपांडेड फॉर्म में एक बड़ा जो है व्यू यहाँ पर बताया है। यहाँ पर ये 2 प्लेट्स हैं वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर, प्लेट P1 और प्लेट P2। तो ये है प्लेट P1, दिस इज प्लेट P2। प्लेट P1 नेगेटिवली चार्ज है, प्लेट P2 पॉजिटिवली चार्ज है, यानी इन पर इस तरह का पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में होता है, यानी कि इस वेलोसिटी चैम्बर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव, जो कि एरो से यहाँ पर मार्क किया हुआ है। इस वेलोसिटी चैम्बर के अंदर एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई है। मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है जो कि पेन की नॉब की डायरेक्शन में, पेपर के अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब जो भी पॉजिटिव आयन है जो कि इस वेलोसिटी सेलेक्टर के अंदर एंटर हो रहा है उस पर फोर्स लगेगा। फोर्स क्यों लगेगा? क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी लग रहा है। दोनों फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा और ये जो फोर्स एक्ट करेगा इसकी वजह से ये मूवमेंट करेगा। अब ये किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, उसकी हम बात करते हैं। ये जो वेलोसिटी चैम्बर है इसमें जो भी पार्टिकल आ रहा है, अगर हम उसकी डायरेक्शन को बताएं कि वो किस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा और किस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, तो हम उसके लिए राइट हैंड पाम रूल को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, पार्टिकल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जैसा कि एरो बना हुआ है, पॉजिटिव आयन ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पेपर के अंदर की तरफ है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो आप राइट हैंड पाम रूल लगाइए, अपनी फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में और अपने अंगूठे को चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखें। जो पाम की डायरेक्शन होगी यानी कि ये डायरेक्शन, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, तो पाम की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो तो इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। अब अगर ये दोनों फोर्सेस, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाते हैं तो उस कंडीशन में वेलोसिटी सेलेक्टर
वर्क करेगा। तो अगर ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो आप देखिए एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू वी क्रॉस बी वन। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है सपोज़ वो बी1 है और इस दूसरे के अंदर बी2 किया हुआ है, तो डिफरेंट है दोनों मैग्नेटिक फील्ड। तो सपोज़ यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो बी1 है, तो वी क्रॉस बी1 और जो एंगल बन रहा है वी और बी1, पार्टिकल आ रहा है ऊपर से नीचे इस तरीके से और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है इस तरह से, तो दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो क्यू वी बी वन, तो ये जो इक्वेशन आएगी इससे हम लिखेंगे क्यू वी बी वन इज इक्वस टू क्यू ई, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा और हम वी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी इज इक्वस टू ई अपॉन बी वन। तो इस तरह से जो भी पार्टिकल्स ई और बी वन के रेशो में होंगे, वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी अगर ई और बी वन के रेशो में होंगी, वही पार्टिकल इस वेलोसिटी सेलेक्टर से बाहर निकलेंगे। इसके अलावा जो दूसरे पार्टिकल्स होंगे जिसमें एफ एम अगर ग्रेटर देन एफ ई है तो उन पर फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो वो पार्टिकल्स इस तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। और अगर फोर्स एफ ई जो है वो ग्रेटर देन एफ एम है तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से पार्टिकल्स जो हैं वो का डाइवर्जन हो जाएगा और वही पार्टिकल इस वेलोसिटी सेलेक्टर से बाहर निकल पाएंगे जिनकी वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी वन को फॉलो करती है। अब हम बात करते हैं वैक्यूम चैम्बर की। जब ये पार्टिकल वेलोसिटी सेलेक्टर से बाहर निकल के इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पर भी एक स्लिट लगा रखी है S3 जिसकी वजह से ये कॉलीमेट होगा और अंदर की तरफ बिल्कुल परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ एंटर करेगा। और यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड वो भी परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नॉब की तरफ परपेंडिकुलर, पेपर के अंदर की तरफ इसकी डायरेक्शन है। B2 मैग्नेटिक फील्ड सपोज हम ले लेते हैं, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है। जब ये वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू ई अपॉन बी वन वाला पार्टिकल इसके अंदर एंटर करेगा और यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर एक्ट करेगा पार्टिकल पर, अगेन हमारा राइट हैंड पाम रूल लगा देते हैं। पार्टिकल इस डायरेक्शन में आ रहा है, फिंगर्स को हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में रखते हैं, तो हमारा जो ये पाम की डायरेक्शन है यानी कि ये वाली डायरेक्शन, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में फोर्स उस पर एक्ट करेगा। आ तो सीधा रहा है लेकिन पार्टिकल पर हर पॉइंट पर एक फोर्स एक्ट करेगा ड्यू टू दी मैग्नेटिक फील्ड। तो पार्टिकल पर हमेशा अंदर की तरफ एक फोर्स एक्ट करेगा, तो इस वजह से पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये पार्टिकल इस तरह से हर पॉइंट पर आप ले लीजिए, मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट ये पार्टिकल पहुँचा पॉजिटिव आयन, तो इस पॉइंट पर भी आप वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, तो फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वो आपकी पाम की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए आप किस तरह से जाएगी। तो हर पॉइंट पर पार्टिकल जो है वो अंदर की तरफ एक फोर्स महसूस करेगा। FM फोर्स जो होगा वो अंदर की तरफ होगा, हम कह सकते हैं FB2 फोर्स है वो, क्योंकि B2 मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, तो वो अंदर की तरफ एक्ट होगा और सेमी सर्कुलर पाथ बनाते हो क्योंकि आगे तो कुछ जाने की जगह नहीं है, तो ये फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ लगी हुई है तो यहाँ पर ये स्ट्राइक कर जाएगा। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी अगर पार्टिकल का मास डिफरेंट है तो ये पार्टिकल कुछ इस तरह का पाथ फॉलो करते हुए, अगेन दूसरा सेमी सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए इस फोटोग्राफिक प्लेट पर दूसरा एक और पॉइंट बनाएगा। जितने आइसोटॉप्स इस एलिमेंट के अंदर प्रेजेंट होंगे उतने यहाँ पर पॉइंट्स हमको मिल जाएंगे और इनके से हम मास की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो अभी हम कैलकुलेशन पार्ट में करेंगे। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, अब हम इसकी बात करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड FB2 लग रहा है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, Q V क्रॉस B2 के बराबर हो जाएगा। कहाँ पर, जब ये पॉजिटिव आयन इसके अंदर एंटर होता है तो चार्ज तो Q ही रहेगा, उसका वेलोसिटी V ही रहेगी क्योंकि वो V वेलोसिटी से ही इसके अंदर एंटर हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड B2 है यहाँ पर। लेकिन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो QVB2 sin 90 और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यानी कि QVB2 के बराबर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड B2 की वजह से यहाँ पर लगेगा और इस फोर्स की वजह से आयन जो है वो सर्कुलर मोशन करेगा। पिछले लेक्चर्स में भी हमने आपको बताया था जब आयन सर्कुलर मोशन करता है तो उसके अंदर सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फोर्स FB2 है ये किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स के अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, यहाँ पर सेमी सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर और मैग्नेटिक फील्ड होता तो पूरा सर्कुलर मोशन कर देता है ये। FB2 इज इक्वल्स टू FC है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर होना चाहिए और FB2 की वैल्यू हमारी QVB2 है। सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू हम जानते हैं mv² अपॉन r। r इस ऑर्बिट की रेडियस हम कंसिडर, सपोज मैंने यहाँ R1 R2 लिखा, अगर एक ही है तो हम इन जनरल r ले लेते हैं, हम R1 और R2 भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जनरल फॉर्म लिया है मैंने r। तो
इस फॉर्मूले से हम आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं और आर की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, mv/QB2। तो ये एक रिलेशन हमें मिल जाएगा आर के लिए, mv/QB2। अब हमें पता है v क्या था हमारा, v हमारा हमने यहाँ निकाला है, E/B1 है। अगर हम v की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें, वैसे तो अगर ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया वो कांस्टेंट है, तो यानी कि v कांस्टेंट हुआ, जो कि हमने पता ही है यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी v से ही पार्टिकल मूवमेंट कर रहा है। q चार्ज ऑफ द आयन वो भी कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वैक्यूम चैम्बर के अंदर वो भी फिक्स किया जाएगा, तो B2 भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब वेरी क्या कर रहा है, मास वेरी कर रहा है, क्योंकि v कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, B2 कांस्टेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि r जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। r और मास में रिलेशन मिलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इससे, हम लिख सकते हैं m1/m2 इज इक्वल्स टू r1/r2। इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अब अगर हम इस इक्वेशन में v की वैल्यू को प्लेस करें, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन निकाली है r इज इक्वल्स टू mv/QB2, अगर इस इक्वेशन के अंदर हम v की वैल्यू को प्लेस करते हैं यहाँ पर, तो हमें r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r हमें मिलेगा m/QB2 और v की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, E/B1। तो r यानी वो सर्कुलर ऑर्बिट जिसके अंदर पॉजिटिव आयन मूवमेंट कर रहा है। तो इस फॉर्मूले से, जो ये फॉर्मूला हमें लास्ट में मिला है, इस फॉर्मूले से हम मास की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले से हमें मास की वैल्यू क्या मिलने वाली है, मास हमें मिलेगा m=QB1B2/E/r, ये मास मिल जाएगा। अब रेडियस चेंज होगी, जैसा कि डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं, यहाँ पर जो पार्टिकल का मास अलग अलग है उनकी वो अलग अलग सर्कुलर मोशन यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे ये r1 रेडियस का सेमी सर्कुलर पार्ट है, या r2 रेडियस के अगर और भी आइसोटॉप्स प्रेजेंट होंगे तो r3 r4 इस तरह की रेडियसेस बन जाएंगी। तो यहाँ पर आप इस डिस्टेंस को मेज़र कर सकते हैं इजीली, क्योंकि फोटोग्राफिक प्लेट आपने यहाँ लगा रखी है। आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज x ले लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू आपका डायमीटर हो जाएगी x आपकी 2r1, और अगर यहाँ x1 ले लीजिए 2r1, x2 ले लीजिए 2r2, यानी ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की, इसको x1 ले लीजिए तो ये डायमीटर होगी फर्स्ट सर्कल की, वो 2r1 के बराबर होगी। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को आप x2 ले लीजिए तो वो डायमीटर होगी दूसरे सर्कल की, 2r2 के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस आप मेज़र करके ईजिली रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और रेडियस की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस करके आप मास की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको अकॉर्डिंग टू द रेडियस, यानी r1 r2 r3, उसके अकॉर्डिंगली ये सब वैल्यू तो कांस्टेंट है, m1 m2 m3 डिफरेंट मासेस की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार से बैंड ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से आप किसी भी एलिमेंट के आइसोटॉप्स के मासेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिला है, मान लीजिए यहाँ पर दूसरे पॉइंट्स ही नहीं मिले हैं फोटोग्राफिक प्लेट पर, इसका मतलब है कि वो जो एलिमेंट आपने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया है उसके आइसोटॉप्स प्रेजेंट ही नहीं है, इसीलिए आपको कोई फोटोग्राफिक प्लेट पर और डॉट्स नहीं मिले हैं और पॉइंट्स जो हैं वो स्पॉट्स नहीं मिले हैं। तो इस तरह से इजीली आप बैंड ब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ से आइसोटॉप्स फाइंड आउट कर सकते हैं, और आप ये भी पता लगा सकते हैं कि उस एलिमेंट के आइसोटॉप्स प्रेजेंट हैं या नहीं हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, आप इजीली क्लिक करिए, नोट्स लिखिए अपनी कॉपी में और एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर दीजिए। वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।